हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का टॉपिक। आज हम बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ये समझेंगे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट क्या है। कंपनीज एक्ट में सेक्शन 77 से लेकर 87 तक ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट गिवन है। लेकिन चार्ज बेसिकली होता क्या है, कंपनीज को चार्ज का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना पड़ता है और चार्ज का रजिस्ट्रेशन ना करवाने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इन सारी बातों को हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और हम साथ ही साथ ये भी कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे रिलेवेंट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको भी हम प्रॉपर्ली लर्न कर लें। तो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक से और बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के बारे में। तो कंपनीज एक्ट का यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चैप्टर कौन सा है। सो चैप्टर नंबर इज 6 और रेलेवेंट सेक्शन यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो सेक्शन 77 से लेकर सेक्शन 87 तक हम चार्जेस के बारे में बात करते हैं। यहां इसके साथ साथ आपको यह बताना चाहूंगा कि चार्ज की डेफिनेशन किसमें गिवन है। सेक्शन 2 क्लॉज 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट में चार्ज की डेफिनेशन गिवन है। तो डेफिनेशन 2 क्लॉज 16 में गिवन है और जो पूरा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन लेकर वो सेक्शन 77 से लेकर 87 तक गिवन है। और इसके साथ हमें देखना होता है कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रूल्स 2014, जिसमें टोटल 12 रूल्स हैं। तो एक सेपरेट रूल्स हैं चार्जेस के लिए। अब वो क्या बात करता है वो सब अभी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चार्ज का मीनिंग क्या है, चार्ज किस तरीके से काम करता है। सो इस सेक्शन 2 क्लॉज 16 में जो डेफिनेशन गिवन है उस डेफिनेशन पे आने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। आपने कंपनीज एक्ट में सिक्योर्ड डिबेंचर्स के बारे में पढ़ा होगा या आपने सिक्योर्ड डिपॉजिट्स के बारे में भी कंपनी लॉ में जरूर पढ़ा होगा। तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स, सिक्योर्ड डिपॉजिट्स और एक कॉन्सेप्ट और यहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जो कि होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कॉन्सेप्ट। बट द पॉइंट इज कि इनकी सिक्योरिटी कैसे क्रिएट होती है, हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि अगर एक डिबेंचर होल्डर है वो सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर है या वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर है। एक डिपॉजिट होल्डर सिक्योर्ड डिपॉजिट होल्डर है या वो अनसिक्योर्ड डिपॉजिट होल्डर है, ये हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो उसको डिफरेंशिएट करने का एक तरीका होता है उनकी सिक्योरिटी। और वो सिक्योरिटी किसके थ्रू आती है, वो सिक्योरिटी आती है चार्ज के थ्रू। तो चार्ज की डेफिनेशन पे अगर आप ध्यान देंगे यहां पे, तो चार्ज की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ए चार्ज मीन्स एन इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड on the property or assets of a company or any of its undertaking or both as security and includes a mortgage। ये पूरा यहां पे इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चार्ज बेसिकली एक राइट देता है, किसको, क्रेडिटर को एक राइट देता है। अब वो क्रेडिटर कौन हो सकता है, वो क्रेडिटर हो सकता है कोई बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर या सिक्योर्ड पब्लिक डिपॉजिट होल्डर। जो सिक्योर्ड डिपॉजिट होल्डर है वो भी यहां पे हो सकता है। तो उनके फेवर में कंपनी एक चार्ज क्रिएट करती है और ये चार्ज किस पे क्रिएट होता है, कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर। वो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। उस प्रॉपर्टी में हम ये बात भी कर सकते हैं कि दैट प्रॉपर्टी कुड बी टेंजिबल और दैट कुड बी इनटेंजिबल। वो प्रॉपर्टी इंडिया में भी सिचुएटेड हो सकती है और इंडिया के बाहर भी सिचुएटेड हो सकती है। अब यहां पे आप एक वर्ड देख रहे हैं अंडरटेकिंग। तो अंडरटेकिंग का मतलब जो कंपनी की एक यूनिट है, तो कंपनी अपनी एक यूनिट के ऊपर भी चार्ज क्रिएट कर सकती है। तो इसमें साथ में क्या लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है एज सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स ए मोर्टगेज। तो मोर्टगेज को यहां पे चार्ज की डेफिनेशन में शामिल कर लिया गया है। सो दिस इज बेसिकली एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। अब मोर्गेज के बारे में कहां लिखा हुआ है, तो मोर्गेज के बारे में अगर आप देखोगे तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 58 देखना, जिसमें मोर्गेज के टाइप्स लिखे हुए हैं, सिंपल मोर्गेज, इंग्लिश मोर्गेज, मोर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूज यूफ्रेक्चरी मोर्गेज। तो वहां पूरा सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में उसके बारे में लिखा हुआ है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में चार्ज के बारे में भी लिखा हुआ है, लेकिन चार्ज को अभी हम लोग कंपनीज एक्ट के हिसाब से देख रहे हैं। तो वो जो सिक्योरिटी मिली है वो सिक्योरिटी कंपनी की एसेट्स पे मिली है, कंपनी की प्रॉपर्टी पे मिली है, और उसी की बात यहां पे चार्ज के इस सेक्शन में की गई है। मोर्गेज को कंपनीज एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं, लेकिन चार्ज की डेफिनेशन ने मोर्गेज को इंक्लूड कर दिया। दैट मीन्स कंपनी अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपनी टेंजिबल प्रॉपर्टी या इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, किसी के ऊपर भी चार्ज क्रिएट कर सकती है
और अगर कंपनी ने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द लोन, चार्ज होल्डर, अब यहां पे चार्ज होल्डर अल्टीमेटली कौन है? क्रेडिटर है, जिसने कंपनी को डेट की फॉर्म में पैसा दिया है। तो अब कंपनी की ड्यूटी यहां पे क्या है कि उसको रीपेमेंट करे। अगर रीपेमेंट नहीं करेंगे तो उनका डेट सिक्योर्ड है, क्योंकि उनके पास कंपनी के स्टॉक के ऊपर भी चार्ज हो सकता है, उनके पास कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर भी चार्ज हो सकता है, या फिर कंपनी की अंडरटेकिंग के ऊपर भी चार्ज हो सकता है। लेकिन ये सिक्योरिटी इन सबको तब तक नहीं मिलती जब तक उस चार्ज का रजिस्ट्रेशन ना हो जाए। अब चार्ज का रजिस्ट्रेशन जो होगा वो किसके पास में होगा? तो मैं अगर उसकी बात करूं तो चार्ज का रजिस्ट्रेशन होता है किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में उस चार्ज का रजिस्ट्रेशन होता है। ये बात समझ में आई आपको? तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और इसी को लेकर सेक्शन 77 बात करता है कि कंपनी कोई भी सिक्योर्ड फॉर्म में फंड इशू कर रही है तो चार्ज क्रिएट करेगी, और चार्ज क्रिएट करेगी तो उस चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लेकिन अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि चार्ज एंड मोर्गेज में क्या डिफरेंस है। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि चार्ज और मोर्गेज को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 16 में जो चार्ज की डेफिनेशन है वो मोर्गेज को भी शामिल करता है। तो दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को देख लेते हैं। चाहे मोर्गेज हो चाहे चार्ज हो, देयर इज बाउंड टू बी ए लोन। दोनों में लोन हमेशा हमें देखने को मिलता है। और चाहे चार्ज हो चाहे मोर्गेज हो, देयर इज ए सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी कि लोन की रीपेमेंट की सिक्योरिटी की यहां पे दोनों केसेस में बात की जा रही है। बस डिफरेंस ये होता है कि मोर्गेज में हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और चार्ज में हम मूवेबल एंड इमूवेबल किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए, मोर्गेज में सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगी, और चार्ज में आप मूवेबल एंड इमूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी को शामिल कर सकते हो। चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज, या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ से क्रिएट हो सकता है। मोर्गेज जो है वो सिर्फ एक्ट ऑफ द पार्टी से क्रिएट होता है, मतलब ये वॉलंटरीली पार्टीज जो हैं वो क्रिएट कर सकती हैं। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मोर्गेज। और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं चार्ज एंड मोर्गेज के, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि इन दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि चार्ज कितने तरीके के होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। जैसे कि आप मोर्गेज में देखते हो, इंग्लिश मोर्गेज, सिंपल मोर्गेज, मोर्गेज बाय कंडीशनल सेल, सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में। वैसे ही यहाँ पे जब हम चार्ज की कैटेगरीज की बात करते हैं तो चार्ज की 2 कैटेगरीज है। और देखो, इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो पहला आया यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज, और दूसरा यहाँ पे आएगा फ्लोटिंग चार्ज। और फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। फिक्स्ड चार्ज का ये मतलब नहीं है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर क्रिएट होता है। फिक्स्ड चार्ज मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी पे किसी पे भी क्रिएट हो सकता है। कंपनी की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी चार्ज क्रिएट हो सकता है, क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना कि टेंजिबल या इंटेंजिबल किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है। तो फिक्स चार्ज कैसे काम करता है? फिक्स चार्ज में कंपनी ये स्पेसिफाई कर देती है कि कंपनी कौन सी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रही है। सो दिस इज बेसिकली क्रिएटेड ऑन ए स्पेसिफिक एसेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर कंपनी ये बोलती है कि कंपनी का मुंबई में जो फैक्ट्री है जहां पे कंपनी का प्रोडक्शन होता है, ये कंपनी बेसिकली बोरोवर है जो मार्केट से फंड रेजिंग कर रही है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर से फंड रेजिंग कर रही है। तो कंपनी ने बोल दिया कि हम हमारी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर, मुंबई वाली प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। तो दिस इज क्रिएटेड ऑन स्पेसिफिक एसेट्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। और फिक्स चार्ज में एक डिफरेंस ये होता है कि कंपनी अब उस एसेट में डील नहीं कर सकती विदाउट द कंसेंट ऑफ द चार्ज होल्डर। दिस सिंपली मीन्स कि अगर कंपनी ने यह सोचा कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाए, तो कंपनी को पहले उसके लिए कंसेंट लेनी पड़ेगी। किसकी? चार्ज होल्डर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। और चार्ज होल्डर कौन है यहाँ पे? जो कंपनी के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है वो यहाँ पे चार्ज होल्डर है। इज इट क्लियर? और अब मैंने आपको ये बताया कि जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो जनरली क्रिएट होता है किसके ऊपर? जो कंपनी की फिक्स एसेट्स होती हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो उसके ऊपर कंपनी क्रिएट करती है फिक्स चार्ज। अब यहां पे मैं बात करूं अगर फ्लोटिंग चार्ज की, तो देखिए फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है।
फ्लोटिंग चार्ज वो उन एसेट्स के ऊपर क्रिएट होता है जो कि फ्लक्चुएटिंग इन नेचर होती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का स्टॉक, तो कंपनी में डेली नया नया स्टॉक बनता है और जो स्टॉक बन चुका है वो सेल होता रहेगा। तो कंपनी अपने उस स्टॉक के ऊपर चार्ज जो क्रिएट करती है दैट इज कॉल्ड एज, वो कौन सा चार्ज होगा, वो होगा फ्लोटिंग चार्ज। और इसलिए कहा गया है कि क्रेडिट ऑन एसेट्स फ्लक्चुएटिंग इन नेचर, वो एसेट्स जो हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती हैं। लेकिन यहां पे डिफरेंस ये है फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज में कि कंपनी अब इसमें डील कर सकती है। जरा सोचिए, अगर कंपनी अपने स्टॉक के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दे और फिर उस स्टॉक को अगर कंपनी सेल ही ना कर पाए, तो अगर कंपनी उस स्टॉक को सेल नहीं कर पाएगी तो कंपनी फिर पैसा कैसे अर्न करेगी, और जो कंपनी के क्रेडिटर्स है उनको फिर कंपनी रीपेमेंट कैसे करेगी। तो उनका रीपेमेंट करने के लिए ये जरूरी है, ये कंपनी के लिए जरूरी है कि कंपनी उन एसेट्स में डील करे। तो यही डिफरेंस होता है फिक्स्ड चार्ज में एंड फ्लोटिंग चार्ज में। फिक्स्ड चार्ज में स्पेसिफाई कर दिया, फ्लोटिंग चार्ज में ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं होता। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी फ्लोटिंग चार्ज की हम बात करते हैं तो इसके क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। तो ठीक है, मैं आपको समझाता हूं क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। जब फ्लोटिंग चार्ज कंपनी क्रिएट करती है अपनी एसेट के ऊपर, तो इसका मतलब कंपनी उस एसेट में डील कर सकती है, लेकिन फिक्स चार्ज में ऐसा नहीं होता। क्रिस्टलाइजेशन अब वो सिचुएशन है जब कंपनी उस एसेट में भी डील नहीं कर सकती जिस एसेट के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया गया था, जैसे कि कंपनी का स्टॉक। तो ये सिचुएशन कब आती है, देखिए, तो कहने का मतलब यहां पे अब कंपनी के पास में ये राइट नहीं है कि कंपनी उस एसेट में, उस प्रॉपर्टी में डील कर सके। और इसके सिचुएशन के अराइज होने के ग्राउंड्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, पहला, जब कंपनी चली जाती है लिक्विडेशन में, when company goes into liquidation, and point number second, when company ceases to carry on its business। तो या तो कंपनी लिक्विडेशन में जाए, या कंपनी अपना बिजनेस करना बंद कर दे, या कंपनी में कोई रिसीवर जो है अपॉइंट हो गया है। तो रिसीवर अपॉइंट हो गया, इसका मतलब अब वो जो फिक्स चार्ज है, अब वो जो फ्लोटिंग चार्ज है बेसिकली, वो फ्लोटिंग चार्ज एक तरीके से फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो गया है। अब कंपनी उन एसेट्स में डील नहीं कर सकती। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखिए, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट स्पेसिफाइड इन द डीड। जो कंपनी ने चार्ज डीड साइन की थी अपने क्रेडिटर के साथ में, उसमें मान लो ये टर्म एंड कंडीशन थी कि अगर कंपनी ने टाइमली इंटरेस्ट पे नहीं किया फॉर कॉन्टिन्यूसली 3 months, तो फिर क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बताया है। तो यहां पे देयर इज एन इवेंट जिसके बारे में डीड में लिखा हुआ है, तो उस सिचुएशन में हम इसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। यानी कि राइट ऑफ द कंपनी टू डील इन सच एसेट्स कम्स टू एन एंड। आइए आपको ये बात समझ में, राइट ऑफ द कंपनी टू डील इन सच एसेट्स कम्स टू एन एंड, और इसी को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। ऑलराइट, इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी शेयर करना चाहता हूं। और वो इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोग मुझसे सीए इंटर का लॉ पढ़ना चाहते हो, चाहे आप नवंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप मई 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप अनअकैडमी के ऊपर मेरा प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके आपको यूज करना है मेरा कोड। ये कोड आप नोट डाउन कर लीजिए, ये कोड है मेरा SAVY10। इस कोड के 2 बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको भी बता देता हूं। बेनिफिट नंबर 1 ये है कि अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करने पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ आपको मिलेगी मेरी एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप। लेकिन इस कोड का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है, जिस बेनिफिट के बारे में मैं बात करता हूं। तो जिस बेनिफिट के बारे में मैं यहां पे बात करना चाह रहा हूं वो देखिए, आप जब इस कोड को यूज करोगे तो आप अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप इस कोड को अप्लाई कर लोगे तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरी सारी फ्री क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हो। जितने मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस होती है अनअकैडमी के ऊपर, आप उन सबको एक्सेस कर सकते हो। आप वहां पे लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, लाइव क्लास में मेरे साथ अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी पूरी तरीके से फ्री देख सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है,
इसके लिए सिंपली आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जाइए, अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद इस कोड को अप्लाई कीजिए। तो ये है मेरा कोड SEBI10। इस कोड को अप्लाई करना और उस कोड को अप्लाई करके सारी फ्री लेक्चर्स को अपडेट कर देना। अनअकैडमी के ऊपर मैंने प्रॉपर एक लेक्चर्स का बैंक बना रखा है और वो सारी क्लासेस आप फ्री, बिल्कुल फ्री एक्सेस कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप अनअकैडमी पे कोई प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदने का प्लान कर रहे हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हो, तो भी आप मेरा ये कोड यूज कर सकते हो। और इस कोड को अगर आप यूज करोगे तो आपको अनअकैडमी पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा, 10% ऑफ। मैंने आपको बताया इस कोड को यूज करने पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड प्लान कर रहा है फॉर CA इंटर, तो मैं बता देता हूं कि अनअकैडमी में देखो बहुत जल्दी प्राइस राइज होने वाला है। तो 3 दिन बचे हैं प्राइस राइज में। इससे पहले कि प्राइस हाइक हो, न्यू प्राइस एप्लीकेबल हो, 25% के प्राइस हाइक से बचने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको सब्सक्रिप्शन पहले ले लेना है इससे। और अगर आप यहाँ पे ये कोड यूज कर लोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अनअकैडमी पे एक और अच्छी बात जो होती रही है वो ये कि वहां पे जो मैं MCQ क्विज करवाता हूं, उन क्विज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उनमें आप अपने आंसर्स जो है, आप अपने आंसर्स मार्क करके आप चेक कर सकते हो कि आप कितना स्कोर कर रहे हो हर एक इंडिविजुअल चैप्टर में। ऑल राइट, तो ठीक है, ये बात कर ली हमने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को देख सकते हो। देखने के लिए सिंपली जो मैंने आपको कोड बताया है वो कोड अप्लाई करके उसको एक्टिवेट कर लेना। ऑल राइट, ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज 16 की तो हमने बात कर ली है, लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन नंबर 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कंपनीज एक्ट में 73 से लेकर सेक्शन 76 तक पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में लिखा हुआ है। सेक्शन 77 से लेकर 87 तक रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के बारे में बात की गई है। एंड सेक्शन 88 से लेकर फिर कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोविजन स्टार्ट हो जाते हैं। मैं इस तरीके से आपको चैप्टर वाइज सेक्शंस इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको सेक्शंस को लर्न करने में आसानी हो। ऑल राइट, तो अब बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सेक्शन 77 जो है ना, ये सेक्शन अमेंड हो चुका है। और इस सेक्शन को किसने अमेंड किया, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 की वजह से ये सेक्शन 77 जो था वो अमेंड हो गया। और क्या अमेंडमेंट आए वो मैं आपको बता देता हूं। तो वो चार्ज जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 से पहले क्रिएट हो गए थे, उनके लिए ये प्रोविजन हुआ करता था कि चार्ज क्रिएट होने के 30 डेज में कंपनी को चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। रजिस्ट्रार के पास उसकी फाइलिंग करनी होगी। और अगर कंपनी 30 डेज में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है तो कंपनी फिर 300 डेज में रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये था कि 30 डेज में कंपनी को नॉर्मल फीस पे करनी पड़ती थी और 300 डेज में कंपनी को एडिशनल फीस पे करनी पड़ती थी। तो ये जो 300 डेज यहां पे लिखे हुए हैं, ये 300 डेज का प्रोविजन पहले था और 300 डेज में इन 30 डेज को भी हम इंक्लूड करते हैं। तो एक तरीके से कंपनी को 270 डेज का एक्सटेंशन जो था वो मिला करता था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये नया प्रोविजन आ गया जो हमें समझना है और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पे क्या प्रोविजन आपको मैं बताना चाहूंगा कि चार्ज जो क्रिएट हुए हैं ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो अगर कोई कंपनी अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रही है तो सिंपली कंपनी को क्या करना है, 30 डेज में चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाना है। 30 डेज में रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो कंपनी को सिर्फ एक नॉर्मल फी पे करनी पड़ेगी। और अगर किसी वजह से कंपनी 30 दिनों के अंदर चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाती तो कंपनी को टाइम कितना मिल जाएगा, 60 डेज का टाइम कंपनी को मिल जाएगा। लेकिन यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन 60 डेज में हम पहले वाले 30 डेज को भी क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब 30 प्लस 60 नहीं है, 60 में 30 डेज में इंक्लूडेड है। लेकिन अगर कंपनी 60 डेज में रजिस्ट्रेशन करवाती है तो फिर कंपनी को एडिशनल फी पे करना पड़ता है। 30 दिन के बाद कंपनी एडिशनल फी पे करेगी। और अगर कोई कंपनी 60 डेज में भी चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती ना, तो उसके बाद भी उसको एक टाइम लिमिट यहां पे दी गई है, दैट इज एडिशनल 60 डेज। अगर मैं इस टोटल टाइम लिमिट को काउंट करूं और इसको हम प्लस कर दें तो ये बनता है 120 डेज।
लेकिन जब कंपनी 60 डेज के बाद चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाती है, जिसके लिए कंपनी को CHG-1 फॉर्म फिल करना होता है, तो CHG-1 फॉर्म फिल करके जब कंपनी चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाएगी 60 डेज के बाद में, तो तब कंपनी को एड वैलोरम फी पे करनी पड़ती है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये एड वैलोरम फी क्या होती है, तो मैं आपको बताता हूं। एड वैलोरम का मतलब होता है एज पर वैल्यू। तो जो चार्ज की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग अब कंपनी पे फी चार्ज होगी। पहले 30 डेज में कंपनी को नॉर्मल फी पे करनी थी, उसके बाद जो 60 डेज का प्रोविजन है जिसमें कि हम पहले 30 डेज को इंक्लूड करते हैं, वहां कंपनी को एडिशनल फी पे करना पड़ता है। और यहां पे अगर मैं बात करूं 60 डेज की, तो यहां कंपनी को एड वैलोरम फी पे करनी पड़ती है। ऑल राइट, तो ये देखिए यहां पे कंपनी रजिस्ट्रेशन किसमें करवाती है? CHG-1 मैंने आपको बताया, CHG-1 इज फॉर अदर देन डिबेंचर्स, एंड CHG-9 अगर कंपनी डिबेंचर्स के केस में, सिक्योर्ड डिबेंचर्स के केस में चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है, तो CHG-9 फॉर्म यहां पे आ गया। और उसके बाद रजिस्ट्रार की तरफ से कंपनी को एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है विच इज CHG-2। अब ये CHG-2 रजिस्ट्रार की साइड से कंपनी को चार्ज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। जब कोई कंपनी चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला और बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि चार्ज होल्डर को ट्रीट किया जाएगा एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो ये बात यहां पे याद रखिएगा, अगर चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो चार्ज होल्डर अब कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा गया है कि चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, मैंडेटरी है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी हो गया और चार्ज होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो गया। ऑल राइट, तो आई रियली होप कि आज के इस सेशन में मैंने आपके साथ जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, जैसे कि चार्ज का मीनिंग डिस्कस किया, चार्ज के टाइप्स डिस्कस किए, रजिस्ट्रेशन के बारे में सेक्शन 77 डिस्कस किया, और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में मैंने आपसे बात की, ये सारी बातें आपको प्रॉपरली समझ में आ गई हैं और इसमें आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी इस वीडियो से काफी वैल्यू मिले। आप कौन कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। मीनवाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, उस अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करके मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर लीजिए, ताकि वहां पे मेरे जितने भी लाइव सेशंस होते हैं वो सब आप अटेंड कर पाओ। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।